आज का अपना टॉपिक है मुगल काल। मुगल काल में सबसे पहले बात करते हैं हम मुगल वंश के पहले शासक की, जिसका नाम आता है बाबर। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लोधी वंश। उसमें हमने अंतिम जो शासक थे लोधी वंश के, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर वापस से उसका जिक्र आएगा, किसके साथ? बाबर के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो बाबर है, इस बाबर ने भारत में कौन से वंश की स्थापना की? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन था? बाबर था। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। कहाँ के शासक थे? फरगना। ये फरगना कहाँ पर स्थित है? तो मध्य एशिया में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था फरगना। तो बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो फरगना के क्या थे? शासक थे। अब बाबर के वंश की बात कर लें तो पितृ जो वंश था, पिता का जो वंश था बाबर का, वो था तैमूर वंशज। कि तैमूर वंशज के ही इसके पितृवंश से संबंधित व्यक्ति रहे हैं, कि पिता जो थे तैमूर वंश से संबंधित थे। ऐसे इनकी माता के वंश की बात करें तो माता जो थी वो चंगेज खां वंशज मानी जाती है। तो चंगेज खां वंश से संबंधित कौन थी? इनकी माता थी। इस प्रकार से बाबर में दोनों प्रकार के वंशज का समावेश था। तैमूर वंशज जो थे वो कैसे थे? तुर्क। और चंगेज खां जो थे वो कैसे थे? मंगोल। तो इस प्रकार से बाबर में तुर्की और मंगोल दोनों प्रकार का क्या रहा? मिश्रण रहा। अब बात कर लेते हैं 1494 ईस्वी में क्या हुआ? बाबर जो था वो फरगना का शासक बना। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो पिता की मृत्यु होने के बाद में बाबर क्या बन गए? फरगना के शासक। कब बने? 1494। तो हमने बात की थी भारत के ऊपर जो एशिया वाला, मध्य एशिया वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर छोटा सा राज्य था जिसका नाम था फरगना। वहाँ का शासक कौन बन गया? बाबर। अब फरगना का शासक बनने के बाद में बाबर का उद्देश्य ये था कि आसपास जो मध्य एशिया के जो अन्य प्रदेश हैं उस पर बाबर अपना अधिकार करना चाहता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली तो बाबर ने मध्य एशिया को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में भाग्य को आजमाना प्रारंभ किया। 1504 ईस्वी में बाबर ने क्या किया? बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। तो देखो मानचित्र में हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में ये जो हिस्सा है ये तो पाकिस्तान से संबंधित है, कि हमारी सीमा, भारत की सीमा किससे लग रही है? पाकिस्तान से। उससे ऊपर वाला जो ये इतना हिस्सा है 80 किलोमीटर की जो सीमा है वो किससे लग रही है? अफगानिस्तान से लग रही है। तो उसी में आता है काबुल। तो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। तो ये काबुल जो है, इस काबुल पर 1504 ईस्वी में बाबर ने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। इसका मतलब कि भारत के पास में कौन आ गया? बाबर आ गया। काबुल पर अधिकार करने के बाद में बाबर ने क्या किया? 1507 में बाबर ने अपने पूर्वज, जो इसके वंशज थे, इनके पूर्वज थे, उनके द्वारा अपनाई गई मिर्जा। तो इनके जो वंशज थे, इनके जो पूर्वज थे, वो कौन सी उपाधि को अपनाते थे? शासक बनते थे तो मिर्जा की उपाधि को धारण करते थे। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने क्या किया? मिर्जा की उपाधि को छोड़ करके कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। इस प्रकार से तैमूर वंशज पहले शासक कौन बने? बाबर बने, जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं, एक पद्धति, इन्होंने युद्ध की एक पद्धति सीखी थी। किसने? बाबर ने। और उस पद्धति का नाम था तुलुगमा पद्धति। तो तुलुगमा जो पद्धति थी, युद्ध की एक नीति थी, एक तरीका था किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाए। इस पद्धति को बाबर ने किससे अपनाया? उज़्बेकों से अपनाया। तो उज़्बेकों से बाबर ने एक युद्ध करने की नीति सीखी जिसे तुलुगमा कहा गया।
इसके अलावा देखो, बाबर ने बंदूकों का प्रयोग करना भी सीख लिया कि आखिर बंदूक कैसे चलाते हैं। ऐसा प्रयोग जो बाबर ने सीखा वो किससे सीखा? ईरानियों से। इसके अलावा तोप खाने का प्रयोग भी बाबर ने सीख लिया। किससे सीखा? तुर्कों से। तो इस प्रकार से देखो, बाबर ने एक तो युद्ध करने की पद्धति को सीखा जिसका नाम था तुलगमा, ठीक है, उज्बेकों से सीखी। इसके अलावा बंदूकों का प्रयोग करना बाबर ने सीखा, वो किससे सीखा? ईरानियों से। इसके साथ में तोप खाने का प्रयोग करना, तोप चलाने का जो युद्ध नीति की जो शिक्षा थी वो बाबर ने किससे सीखी? तुर्कों से सीखी। अब बात करते हैं कि बाबर भारत में क्यों आया। तो इसके पीछे कारण था कि बाबर को आमंत्रित किया गया था। बाबर अपनी इच्छा से भारत में नहीं आया। जब बाबर काबुल पहुंच चुका था, काबुल पर बाबर ने अपना अधिकार कर लिया था, तो भारत आने के लिए बाबर को आमंत्रण दिया गया, ठीक है, बुलाया गया। तो ये किसने बुलाया? दौलत खां। दौलत खां कौन थे? तो इब्राहिम लोदी। तो बाबर के समय में लोदी वंश का शासन था, किस पर? दिल्ली पर। तो दिल्ली के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो उसी साम्राज्य में लाहौर के सूबेदार, लाहौर जो प्रांत था, राज्य था, वहां का शासन कौन संभाल रहा था? दौलत खां। लेकिन ये किसको पसंद नहीं करता था? इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करता था। ऐसे ही आलम खां लोदी। आलम खां लोदी कौन थे? तो इब्राहिम लोदी के चाचा, जो भी नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी क्या रहे? शासक रहे। तो ये दोनों ही व्यक्ति, एक तो दौलत खां, दूसरा आलम खां लोदी, इन दोनों व्यक्तियों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। तो इनके बुलाने पर बाबर को अवसर मिला और वो भारत पर आक्रमण करने की सोचने लगा। अब बात करते हैं कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में भेरा नामक एक किला था, उस पर अधिकार करने के लिए बाबर ने क्या किया? भारत पर पहला आक्रमण किया। अब इस समय बाबर ने जो युद्ध लड़ा वो किसके साथ लड़ा? यूसुफ जाई जाति के जो लोग थे, ठीक है, उनसे युद्ध लड़ करके बाबर ने कौन सा किला जीत लिया? भेरा का किला जीत लिया। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बाबर ने भारत पर सर्वप्रथम कौन से स्थान पर, ठीक है, और कब युद्ध लड़ा। तो बाबर का भारत पर पहला आक्रमण माना जाता है 1519 में, और वो भेरा किले को जीतने के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया। इसमें खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इस युद्ध में बाबर ने भारत में सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? तोपखाने का। कि भारत में बाबर के माध्यम से सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग कौन से युद्ध में किया गया? तो 1519 के भेरा किले को जीतने के लिए जो बाबर ने अभियान चलाया, युद्ध किया, उसी में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं कि बाबर के माध्यम से भारत पर कितने आक्रमण किए गए, ठीक है। तो इनका एक क्रम जो है वो हम एक सूत्र के माध्यम से याद करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो देखो, बाबर ने भारत पर जो अभियान चलाए उनमें मुख्य रूप से 4 युद्ध आते हैं, ठीक है। तो सूत्र हम देखते हैं, पान खा चघा। चघा जानते हैं ना, एक गेम होता है, ई दू ती चघा हम बोलते हैं। तो ये जो चघा गेम है, ठीक है, इसी को हम याद कर लेते हैं। तो पान खा चघा, चघा से कहा जा रहा है कि क्या खा? पान खा। तो 1-2 बार आप याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा कि पान खा चघा। इसमें देखो, पान का एक ही मतलब होगा, पान से बन जाएगा पानीपत। तो एक लड़ाई हुई थी पानीपत का युद्ध। इसके बाद में आता है खा, खा से आता है खानवा का युद्ध, च से आ जाता है चंदेरी का युद्ध, और घा से आ जाता है घाघरा का युद्ध। इस प्रकार से क्रम यही है, पहले पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद में खानवा, खानवा के बाद में चंदेरी, और चंदेरी के बाद में घाघरा का युद्ध। सबसे पहले बात कर लें पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। बड़ा ही निर्णायक युद्ध से माना जाता है। किस किस के मध्य ये युद्ध लड़ा गया? तो बाबर
और इब्राहिम लोदी के मध्य में युद्ध लड़ा गया। इसका क्या परिणाम निकला? इस युद्ध में कौन जीत गया? बाबर जीत गया। और कौन हार गया? इब्राहिम लोदी। हम बात कर रहे थे लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इस युद्ध में हार गया। दिल्ली पर अधिकार था इब्राहिम लोदी का। तो इस प्रकार से युद्ध हारते ही दिल्ली किसके अधिकार में आ गई? बाबर के अधिकार में आ गई। इस युद्ध के बाद में बाबर ने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि। इस कलंदर से अभिप्राय होता है कि उदारता, बाबर उदार था, ठीक है, और उदारता की प्रवृत्ति होने के कारण बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। युद्ध को किस प्रकार से बाबर ने जीता? तो एक उसने युद्ध पद्धति को अपनाया, तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो दो चीज़ों का बाबर ने प्रयोग किया था इस युद्ध को जीतने के लिए। पहला युद्ध था, और इस युद्ध को जीतने के बाद में बाबर ने ये सोच लिया था कि अब मुझे भारत में ही रहना है, क्योंकि दिल्ली किसके अधिकार में आ गई थी? बाबर के अधिकार में आ गई थी। तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? तो देखो, इसमें दो सेनाएं हैं। एक सेना हम ये मान लेते हैं ये बाबर की सेना है, ये दूसरी सेना मान लेते हैं इब्राहिम लोदी की सेना है। इसके बगल में आप देखो तो दोनों सेनाओं के बगल में बाबर क्या करता था? अपनी सेना के बाईं तरफ और दाईं तरफ अतिरिक्त सैनिक रखता था, ठीक है। जब युद्ध शुरू हो जाता था दोनों सेनाओं के मध्य में, तो युद्ध के कुछ समय बाद में जब सेनाएं थकने लग जाती थी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बाबर ये जो अतिरिक्त सेना थी, इस सेना को विपक्षी जो सेना है उसके पीछे से वार करने के लिए भेज देता था। ऐसी स्थिति में क्या होता था? ये सेना पहले से थकी हुई होती थी और ये बिल्कुल फ्रेश रहते थे। तो ये सेना पीछे से जब वार करती थी, आगे से बाबर की सेना थी, पीछे से ये सेना इनको चारों ओर से घेर करके अचानक जब हमला करती थी, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्षी जो राजा था, विपक्षी जो सेनाएं थी, वो युद्ध करने में असफल हो जाती थी। वो घबरा जाती थी कि पता नहीं कितनी सेना ने आक्रमण कर दिया है, और ऐसी स्थिति में युद्ध कौन जीत जाता था? बाबर जीत जाता था। तो बड़ी अच्छी पद्धति थी जिसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहा गया। तो एक तो तोपखाने का प्रयोग किया, और एक तुलुगमा युद्ध पद्धति का बाबर ने क्या किया? प्रयोग किया, और बाबर इस युद्ध को जीत गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। किस किस के मध्य में ये युद्ध हुआ? तो एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ राणा सांगा। और इस युद्ध की हम बात करें, इस युद्ध को भी किसने जीत लिया? बाबर ने जीत लिया। हम बात कर रहे थे कि मुख्य 4 युद्ध बाबर ने लड़े भारत में, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। सभी युद्ध किसने जीते? बाबर ने जीते। यहाँ राणा सांगा की बात कर लें तो राणा सांगा, जिसको आप जानते हो कि जिसके शरीर पर 80 घाव थे, ठीक है, और वो हर परिस्थिति में युद्ध को जीतना चाहता था, और संभावना भी यही थी कि इस युद्ध में बाबर हार जाएगा और कौन जीत जाएगा? राणा सांगा। क्यों? क्योंकि बाबर की सेना राणा सांगा की आधी सेना थी। लेकिन हुआ क्या? शुरुआत में राणा सांगा की जो सेना थी वो बाबर की सेना पर भारी पड़ने लगी। तब बाबर को लगा कि ये युद्ध जीत पाना संभव नहीं है, और इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो अपने सैनिकों को कहा कि ये सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि धर्म युद्ध है, ठीक है। और ये जिहाद का नारा देने के कारण वापस से सैनिकों में जोश आया, और सैनिकों ने युद्ध लड़ा, और युद्ध में परिणाम क्या हुआ कि राणा सांगा हार गए और बाबर युद्ध में जीत गया। तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद में पूरी तरह से बाबर को चुनौती देने वाला भारत में कोई भी नहीं रहा, क्योंकि उस समय राणा सांगा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे और यही बाबर को भारत में रोक सकते थे। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा हार गए, तो पूरी तरह से बाबर दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखे, और उन्होंने युद्ध के बाद में एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि कौन सी थी? गाजी की उपाधि।
इसके बाद में दो छोटे छोटे युद्ध और थे। एक था चंदेरी का युद्ध, और ये चंदेरी का युद्ध कब हुआ? उसके अगले साल 1528 में। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ? तो मेदिनी राय और बाबर के मध्य में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध को भी किसने जीता? बाबर ने जीत लिया। बाबर का अंतिम युद्ध माना जाता है घाघरा का युद्ध, और ये जो घाघरा का युद्ध है 1529 में लड़ा गया। किस किस के मध्य में? अफगान सेना जो थी, बंगाल और बिहार की जो सेना थी, उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे महमूद लोदी, और दूसरी तरफ कौन था? बाबर। और इस युद्ध में भी कौन जीत गया? बाबर जीत गया। इस प्रकार से चार जो मुख्य युद्ध थे, उन युद्धों में कौन जीता? बाबर जीत गया। बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को। कहाँ पर हुई? आगरा। और आगरा के आराम बाग में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन बाबर चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद में उसका जो शव है वो कहाँ दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। तो उसके बाद में बाबर का जो शव था वो आराम बाग की कब्र से निकाल करके काबुल ले जा करके दफनाया गया। आगे हम बात कर लें तो बाबरनामा। तो यहां से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है बाबरनामा को लेकर के। पहला क्वेश्चन आता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। बाबरनामा को किसने लिखा? तो बाबरनामा नाम से पता लग रहा है किसने लिखा? बाबर ने लिखा। इसका एक दूसरा नाम है, इसको तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे किसके समय में थे? अकबर के समय में थे, और उन्होंने इस बाबरनामा को कौन सी भाषा में बदल दिया? फारसी भाषा। तो तुर्की भाषा से कौन सी भाषा में बदल दिया? फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। फारसी भाषा मुगल काल की राजकीय भाषा थी। तो आज के लिए इतना ही। Please subscribe YouTube channel, share and like it.